हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इस सीरीज़ में हम प्रयास का टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स संयंता। सो क्वेश्चन में विस्कोसिटी की यूनिट पूछी गई है एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। विस्कोसिटी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है वो कितना लिक्विड होगा और कितना तेज़ी से वो स्पीड चेंज करेगा, यानी अपनी शेप चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर आपने पानी को फर्श पर फेंका तो वो जल्दी से इधर उधर बिखर जाएगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो बिखरेगा नहीं। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर बात करें, विस्कोसिटी का मतलब है कितना वो अपोज करता है, अपोज टू फ्लो। सो इट मीन्स अपोजिशन टू फ्लो एंड इट्स यूनिट इज़ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्ट्रूमेंट is used to measure the rate of flow of liquid. So it is measured by वेंचुरीमीटर, यानी कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसको मेज़र करने के लिए, उसको नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट, किस यंत्र का उपयोग होता है, एंड आंसर इज वेंचुरीमीटर। टेलीमीटर है, उसका यूज़ होता है डिस्टेंस को नापने के लिए, दूरी को नापने के लिए टेलीमीटर होता है। यूरोमीटर है, उसका यूज़ होता है रेनफॉल यानी बारिश या फिर स्नोफॉल को मेज़र करने के लिए। वर्नियर का यूज़ होता है लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स। सो एक चीज़ आपने पहले भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ी होगी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म से, फॉर्म 1 से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। या तो जब हम एनर्जी के कंटेक्स्ट में बात करें तो ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम या कांस्टेंट आप बोल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ 2 शॉक बबल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बाय ए ट्यूब। सो क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग सोप बबल है, यानी जो बुलबुले बने हैं बिकॉज ऑफ सोप, साबुन से, उनको अगर आपस में कॉन्टैक्ट में लाया जाएगा तो व्हाट विल हैपन। सो इसमें होगा क्या कि जो स्मॉलर बबल है, जो छोटा बबल है, दैट विल बिकम और स्मॉल, और जो बड़े वाला है दैट विल बिकम बिगर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर सी वाज करेक्ट, सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी वाज करेक्ट। ओके, coming back to fifth question is, which among the following relation is correct? So pressure is given as force upon area, density is volume upon area, force is equals to mass upon area, mass is equals to density upon volume. So इसमें से करेक्ट कौन सा है? प्रेशर का जो डेफिनेशन हम देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, कि कितने एरिया में कितना फोर्स लगा है। अगर कम एरिया में ज़्यादा फोर्स लगेगा सो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो ये है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर इज़ इक्वल टू। सो यहाँ पे 10 to the power -9, 10 to the power -12, 10 to the power 12, 10 to the power -15 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। पिको की बात करें तो पिकोमीटर है 10 to the power -12। इसके अलावा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है नैनो, 10 to the power -9, ये है नैनो। पिको है 10 to the power -12, टेरा है 10 to the power 12 एंड फेम्टो है 10 to the power -15। सो क्वेश्चन है वो पिकोमीटर के बारे में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन देन अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज। सपोज ये एक लिफ्ट है, एलिवेटर है। अब क्वेश्चन है कि ये ऊपर की साइड जा रही है स्पीड से, सो जो नेट वेट है या अपेरेंट वेट है बॉडी का वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या सेम रहेगा, ये आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन देन जो नेट वेट होगा दैट विल बी मोर देन ट्रू वेट। ये किस केस में होगा? जब ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन करके, देन नेट विल बी ग्रेटर देन ट्रू। ऐसे ही सेम केस में हम माने कि जब ये नीचे आ रही है एक्सेलरेशन के साथ, देन अपेरेंट वेट है वो apparent weight will be lower than true weight। एक्सेलरेशन का मतलब है यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये आएगी, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जाती है, सो उसके केस में इफ़ इट इज़ गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर जा रही है,
देन जो वेट होगा, वेट ऑफ बॉडी इज़ मोर देन ट्रू वेट, यानी सेम ये वाला सिनारियो हो जाएगा। अगर ये नीचे आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन वेट है वो इक्वल होगा टू ट्रू वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव्स जनरेटेड ऑन स्ट्रेचिंग एंड रिलीजिंग ए स्प्रिंग आर। जो स्प्रिंग है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो एंड फिर उसको छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, तो उस केस में जो वेव जनरेट होगा वो किस टाइप का वेव होगा? ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडिनल, ऑसिलेटरी वेव या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो इस डायरेक्शन में वेव बनी है, इस डायरेक्शन में, और उनका प्रोपगेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, देन होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है, मतलब ये वेव का मोशन है, तो इसमें वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में होनी है। जबकि अगर हम इसके अपोजिट केस की बात करें तो वो होगा ट्रांसवर्स। सो वेव डायरेक्शन अगर उसमें ये है तो उसमें जो डिस्टर्बेंसेस हैं या जो वाइब्रेशंस हैं दे विल बी परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर होंगे। सो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर एग्जांपल साउंड वेव और अल्ट्रासाउंड वेव और सिस्मिक पी वेव। जबकि जो आपके ट्रांसवर्स वेव हैं उनका एग्जांपल हो जाएगा फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में स्प्रिंग का मेंशन है। स्प्रिंग को अगर हम किसी डायरेक्शन में स्ट्रेच करके रिलीज़ करेंगे तो उसका जो डिस्टर्बेंस है वो भी उसके वेव के जैसे सेम वे में फ्लो करेगा। तो करेक्ट आंसर इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sir C.V. Raman was awarded with Nobel Prize in Physics in 1930 for the discovery of. So year is important, 1930 में उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन है किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए? सो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसीलिए इस चीज़ को उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोटोप ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस इन विच। तो यहाँ पे आपसे आइसोटोप का मतलब पूछा गया है। आइसोटोप एंड एक और टर्मिनोलॉजी होती है आइसोबार। आइसोबार में एटम्स हैं, उनका मास सेम है, मास इज सेम, बट एटॉमिक नंबर है दैट इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, मास इज सेम। इन केस ऑफ आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास है डिफरेंट। क्वेश्चन में पूछा है आइसोटोप, आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि उसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और मास उसका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो 4 अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट इज ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। सेकेंड इज मैग्नेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दिस इज एन ओर ऑफ आयरन, यानी ये आयरन की एक ओर है। थर्ड इज क्रिप्टॉन इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। फोर्थ इज पोटेशियम नाइट्रेट इज एन एसेंशियल केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। सो इंस्टेड ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इट विल बी सिल्वर ब्रोमाइड इज एन एसेंशियल केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। सो करेक्ट आंसर इज ई, क्योंकि मोर देन वन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एन आयरन नीडल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? एंड आंसर इज सरफेस टेंशन। सी, होता क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जब ये आपस में एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं और मॉलिक्यूल मिलकर एक ऐसे सीट टाइप बना देते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन की वजह से एक लेयर बन गई है। अब क्योंकि आयरन नीडल है वो इस पर स्टक हो जाएगी, सो वो नीचे नहीं जा पाएगी एंड दैट इज़ वाई इट विल फ्लोट। सो जो वाटर की लेयर है इस पे, यहाँ पे जो टॉप लेयर है वहीं पे नीडल है स्टक हो जाएगी, नीचे नहीं जा पाएगी। सो इसीलिए ये इंप्रेशन होगा कि इट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर लेवल एंड देयरफॉर इट विल प्रिवेंट, मतलब ये है, ये इसमें सिंक नहीं होगी, डूबेगी नहीं, ये इसी पर फ्लोट करती रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो वाटर की अपर लेयर है वो एक सीट के जैसे काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्वेश्चन is asking about not correct. So first statement is Bordeaux mixer is a mixture of copper sulfate and calcium hydroxide in water and used for fungicide. Fungicide means fungus killer. ये correct statement है. Second is boric acid is also used in pharma industry
एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड इज ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इज लाफिंग गैस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। एक्चुअली इंस्टेड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज इनकरेक्ट, और क्वेश्चन में वही पूछा है कि विच इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस, नॉट नाइट्रिक ऑक्साइड। सो एक माइनर सा आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है, नाइट्रस नॉट नाइट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडा वाटर formed by passing CO2 into water. So CO2 है that is carbon dioxide, it is used for making soda water. So soda water is formed by using CO2 that is carbon dioxide and water. और इसको किस वे में प्रिपेयर किया जाता है? इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मीन्स pH वैल्यू लोअर देन 7. So this is prepared in acidic medium and high pressure के कारण, due to high pressure this gas remains dissolved in soda water. Which gas? It is carbon dioxide. Next question is the syngas is a mixture of which of the following gases? So options में दिया हुआ है CO and H2, H2 and CO2, CO and CH4, H2 and CH4. So actually syngas is a mixture of hydrogen and carbon monoxide. That means option number 1, hydrogen is having diatomic property. That means ये दो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई इसको H2 की फॉर्म में लिखा गया है। सो सिनगैस में हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और स्मॉलर क्वांटिटी में इसमें मीथेन है दैट इज CH4, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कंट्रोल्ड बाई, कि जो एक एटम का ऑर्बिटल है उसको फिल करने का जो ऑर्डर है कि पहले कौन सा फिल होगा बाद में कौन सा होगा, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? दिस इज क्वेश्चन। सो आंसर है अफबाउ प्रिंसिपल, दैट इज फर्स्ट। ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है ऐड 1 by 1, ऐड 1 by 1 यानी एक करके जोड़ना। सो जब कोई भी एटम है उसके ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है तो ये ही प्रिंसिपल काम करता है। सो पहले जो ऑर्बिटल्स हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, वो फिल होते हैं एंड फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज टेफ्लॉन एंड डेक्रोन आर पॉलीमर, सेकंड इज नियोप्रीन इज ए सिंथेटिक रबर, थर्ड इज polythene is a polymer of polyethylene, fourth is natural rubber is chloroprene, and last is nota, that is none of the above or more than one of above. So polymer is a compound with very high polymer, it means very high molecular mass. So option number 1, that is A statement, it is correct. Teflon and Dacron they are polymers. उसके बाद नियोप्रीन है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर, सो ये भी करेक्ट है। थर्ड इज पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ पॉलीइथाइलिन, सो पॉलीइथाइलिन है ये एक पॉलीमर है विच इज फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन। लास्ट वन इज नेचुरल रबर इज क्लोरोप्रीन, सो रबर ट्री का जो लेटेक्स है इससे नेचुरल रबर डिराइव किया जाता है एंड ये है मेड अप ऑफ इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सपेल्ड from the biogas plant is used as a fuel gas? जो बायोगैस प्लांट है इससे जो गैस रिलीज होती है that gas is used as a fuel gas. Question is what is the name of that gas? So बायोगैस प्लांट्स की बात करें तो बायोगैस प्लांट्स रिलीज मीथेन and methane is CH4. So methane is used as a fuel for cooking and heating. Methane is mostly found in the marshy areas. जो बायोगैस है that is dominated by methane gas and therefore C is correct answer. Next question is which of the following is only found in animal cells? Only found in animal cells. So centrosome is only found in animal cell which is taking part in cell division. What if the question is कि which of the following is only found in plant cell? Plant cell only in plant cell. Only in plant cell. In that case it will be plastids. Next question is which chromosome
help plants to heal whenever they are injured. So trumatin is a plant hormone and it is a response to remedy the wound, यानी जो wound हुआ है, जो घाव हुआ है उसको ट्रीट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना. उसके अलावा जिब्रेलिन्स की बात करें, जिब्रेलिन्स आर ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स. जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड दे आर ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स. इथाइलिन है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एंड ये है ट्रूमेटिन, दैट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट हार्मोन टू द वुंड्स. फ्लोरिजन की बात करें, सो एज द नेम सजेस्ट इट इज़ रिलेटेड टू controlling flowers, that means controlling the growth or triggering the growth of flowers in plants. Next question is, the presence of which of the following in blood causes blue baby syndrome? So blue baby syndrome है, that is because of presence of nitrate. So nitrate से क्या होगा कि जो blood है उसमें ऑक्सीजन है वो इनफ नहीं रहेगा, इनफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, दैट्स वाई जो बॉडी है वो ब्लू हो जाएगी और इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं. सो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH इज सीक्रेटेड बाय. सो ADH हार्मोन है, दैट इज सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. और इससे होता क्या है, ADH से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है. इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस. पैनक्रियाज है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन सीक्रेट करती है, और ग्लूकागोन जो कि टेस्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. इससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो रेगुलेट होता है. थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, वो सीक्रेट किया जाता है बाय थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? सो रेटिनोल इज नेसेसरी, और रेटिनोल जरूरी होता है, रेटिनोल इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन. इसको विटामिन ए भी बोलते हैं. ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी वजह से नाइट, यानी कि इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है. या फिर एक और चीज़ हो जो कि जीरोप्थेल्मिया, XEROPHTHALMIA. सो करेक्ट आंसर है रेटिनोल. नियासिन है, दैट इज़ ए विटामिन बी, और इसकी हेल्प से फूड को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. फूड इज कन्वर्टेड इन एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट. यहाँ पे डोनर की जगह रिसिपिएंट आएगा. रिसिपिएंट बिकॉज यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए है क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है. सो एंटीबॉडीज़ नहीं है तो जिसका भी जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, सो उसके केस में रिएक्शन नहीं होगा. अगर एंटीबॉडीज़ होंगी देन ऑब्वियसली देयर विल बी काउंटर रिएक्शन. यूनिवर्सल डोनर की बात करें, यूनिवर्सल डोनर है वो है कि जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सके, किसी भी ब्लड ग्रुप को. यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब है जो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स. डेजर्ट प्लांट का मतलब है जो मरुस्थल में जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं. एंड उसका जो रीज़न है वो इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्यों लंबी होती हैं. तो एक्चुअली होता क्या है कि जो मरुस्थल एरिया है वहाँ पर पानी है वो काफ़ी डेप्थ पे है, यानी काफ़ी गहराई में पानी है, और पानी की सर्च में ही वो रूट्स हैं वो पेड़ की बढ़ती जाती हैं, डेप्थ में चलती जाती हैं. तो करेक्ट आंसर है रूट्स गेट इलोंगेटेड इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि पानी की खोज के चक्कर में जो रूट्स हैं वो डेप्थ में जाती हैं, और इसीलिए जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ के ट्रीज़ की रूट्स लॉन्ग होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेशन सेंटर फॉर एक्सक्रीशन एंड वोमिटिंग. यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है इनवॉलेंट्री फंक्शंस की, यानी कि जिन फंक्शंस पर अपना कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जांपल छींक, स्नीजिंग, या फिर वोमिटिंग, उल्टी, ये फंक्शंस ऐसे हैं जिन पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. सो इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है मेडुला ओब्लांगाटा.
सो मेडुला की बात करें, मेडुला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दीज इनवॉलेंट्री फंक्शंस। वॉलेंट्री फंक्शंस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आपको हैंड रेज करना है, तो जब भी आपको हैंड रेज करना है आप अपने ब्रेन को बोलोगे एंड सब्सिक्वेंटली एक्शन होगा। उसी तरीके से जो फंक्शंस इनवॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब है जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी में है मेडुला। सो जो भी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल्स हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ। क्वेश्चन है कि जो एप्पल है, एप्पल फ्रूट है, सेब, वो हार्ट पेशेंट्स के लिए सही क्यों है? एक कोट भी होती है, एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। सो वो हार्ट पेशेंट के लिए इतना प्रीफर क्यों किया जाता है? क्योंकि एप्पल है उससे कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। सो एप्पल्स आर रिच इन मिनरल्स, सोडियम एंड पोटेशियम, और इससे जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ है, इससे होता क्या है, मान लीजिए ये आपके ब्लड की पाइप है, ब्लड की नली है, कोलेस्ट्रॉल इसमें धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम पर ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इसी चीज़ को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है थ्रू योर आर्टरीज, वो ब्लॉक हो जाता है और इसीलिए हार्ट अटैक का रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पायरेशन इन फॉर्म ऑफ। जब सांस लेते हैं उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन है, जो सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन है, वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, किस फॉर्म में बनता है? फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? सो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो फूड है, नॉर्मली फूड को एटीपी के फॉर्म में बदला जाता है एंड देन ये यूज़ किया जाता है। एटीपी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूज़ एंड फॉर स्टोरेज एट सेल लेवल। जो ह्यूमन के अंदर सेल हैं उनमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस 5 कंटेम्प्रेरी ग्रीक किंग्स। 5 किन ग्रीस राजाओं की बात है, वो अशोक के किस रॉक एडिक्ट में मेंशन्ड है? ये क्वेश्चन है। सो इट इज़ मेंशन्ड इन 13th रॉक एडिक्ट। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में बताया गया है अबाउट एनिमल सेक्रीफाइस, कि जो पशुओं का बलिदान देना है उसको कैसे रोकना चाहिए, उस पर क्या क्या लिमिट होनी चाहिए। सेकंड है कि जो बड़े हैं या फिर इंसान और जानवर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो 9th एडिक्ट है दैट इज़ अबाउट रिचुअल्स या सेरेमनीज़ हैं कि किस तरीके से उसमें गड़बड़ है। एंड 13th है दैट इज़ अबाउट कलिंग वॉर, और इसी के साथ साथ इसी एडिक्ट में ही 5 ग्रीक किंग्स का मेंशन है जो उस टाइम पर कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी यानी कि उस टाइम पर जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अष्टदिग्गज इज रिलेटेड टू विच रूलर। अष्टदिग्गज ये केडीआर यानी कृष्णदेवराय से रिलेटेड है। उनके साम्राज्य में 8 बेस्ट पोइट थे तेलुगु लिटरेचर के, उन्हें अष्टदिग्गज का नाम दिया गया था। कृष्णदेवराय की बात करें तो इनके कार्यकाल में ही जो डोमिंगो पेस थे वो उनके कार्यकाल में ही इंडिया आए थे विजयनगर एम्पायर में। ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। डोमिंगो पेस पुर्तगाल से थे